नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। पुलिस ने 2.25 करोड़ रुपए गांजे की खेप की बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। पर्यावरण दिवस पर ग्रीन रीवा का हुआ शुभारंभ। धरती के श्रृंगार हैं वृक्ष, कहा राजेंद्र शुक्ल। सरकार द्वारा मांगी गई बॉन्ड मनी के लिए कटोरा लेकर कॉलेज के सामने बैठे जूनियर डॉक्टर। खबरें अब विस्तार से। धरती के श्रृंगार हैं वृक्ष, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा। उत्कृष्ट महाविद्यालय परिसर से ग्रीन रीवा का हुआ शुभारंभ। 2 माह में 10,000 से ज्यादा होगा पौधरोपण। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रीवा को ग्रीन सिटी बनाने के बृहद अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में रीवा नगर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। विश्व स्तरीय सोलर प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। नगर के गंदे काले पानी को शुद्ध बनाकर नदी में डालने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि रीवा में पार्क बनाने चाहिए। मेरी इच्छा है कि रीवा को ही पार्क के रूप में विकसित कर दिया जाए और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। नगर के प्रमुख मार्गों के साथ महाविद्यालय और विद्यालयों के सुरक्षित कैंपसों में कुल मिलाकर 10,000 से अधिक पौधों का रोपण आगामी दिनों में किया जाएगा। धरती का श्रृंगार है वृक्ष और अब हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर रीवा की धरती का श्रृंगार करेंगे। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, मुख्य वन संरक्षक आनंद कुमार सिंह, वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, रिएक्ट संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश सेंगल एवं गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष राजेश पांडे ने भी संबोधित किया। सभी ने उत्कृष्ट विद्यालय के कैंपस में कदम, नीम सहित अन्य पौधों के रोपण के लिए बात कही। विधायक श्री शुक्ल ने इस अवसर पर मनोज सिंह द्वारा बागीचों के लिए तैयार की जा रही जैविक खाद उत्पादन को भी आमजन के लिए प्रस्तुत किया। ग्रीन रीवा अभियान के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं नगरवासियों से पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा करने का आह्वान करते हुए कहा, पौधे छोटे बच्चों के समान है। पौधरोपण के बाद 2-3 वर्षों तक इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सबको संकल्प के साथ काम करना है। कोरोना महामारी ने ऑक्सीजन के महत्व को और ज़्यादा हमें समझाया है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने में हमारा देश सबसे आगे है और रीवा में भी बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक आनंद कुमार सिंह ने कहा कि थोड़ी देर की खुशी के लिए फिल्म देखी जा सकती है, कुछ वर्षों की खुशी के लिए विवाह, लेकिन आजीवन खुश रहने के लिए पौधरोपण और बागवानी का शौक अपनाना चाहिए। उन्होंने इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। रिएक्ट के ग्रीन रीवा अभियान का शुभारंभ करते हुए उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में कदम, नीम सहित अन्य पौधों का रोपण किया गया। पौधरोपण में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, मुख्य वन संरक्षक आनंद कुमार सिंह, वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, इस अवसर पर गौ संरक्षण बोर्ड के राजेश पांडे, रेंज ऑफिसर वी.के. अवस्थी, जिला शिक्षा अधिकारी के.पी. तिवारी, डीपीसी संजय सक्सेना, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य जी.पी. उपाध्याय, प्राचार्य आर.के. दुबे, एडीएम इला तिवारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रीवा शहर के सड़कों के किनारे जो हमारे शासकीय कार्यालय हैं, जिसका परिसर बाउंड्री वॉल बना हुआ है, वहाँ पर 10,000 पेड़ लगा के उसको तैयार करने का संकल्प आज लिया गया है, जिसकी शुरुआत आज मार्तंड क्रमांक 1 के इस परिसर से हुई है। वन विभाग के जो हमारे सीसीआर साहब हैं, डीएफओ हैं और जो शासकीय परिसर हैं उसमें जिले के कलेक्टर एक सामूहिक योजना और इसका एक समन्वय के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और इससे शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी, पर्यावरण भी बेहतर होगा और जो वैश्विक चुनौती बनी हुई है उसमें हमारे रीवा का एक योगदान होगा। उसी प्रकार से जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से पर्यावरण ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, सोलर प्लांट लगाने की ज़रूरत है। 2015 में जब पेरिस में पूरे दुनिया के देशों ने समझौता किया तो सबसे पहला मजबूत कदम उठाने का काम रीवा ने किया और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने का काम किया।
उसी प्रकार से वृक्षारोपण के माध्यम से भी हम लोग रीवा को आगे ले जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि रीवा का करीब 25,000 एकड़ का जो वन क्षेत्र था, जो किसी ज़माने में हरा भरा जंगल होता था, वो पूरी तरह से बंजर हो गया था। उसके लिए वन विकास निगम को वो 25,000 एकड़ जो ज़मीन दी गई थी, 1.25 करोड़ पेड़ उसमें लगने थे, तो लगभग 55 लाख पेड़ लग गए हैं। बाकी 50 लाख पेड़ 60 लाख पेड़ और लगेंगे, तो वो भी हमारे उस क्षेत्र को हरा भरा करेगा जो क्षेत्र पिछले कई वर्षों से बंजर था। तो इस प्रकार से वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आम जनता भी पेड़ यदि प्राप्त करना चाहती है तो वन विभाग से प्राप्त कर पाएगी और अपने घरों में वो पेड़ लगाएं, उसको बड़ा करें, जिससे कि आने वाले 2-4-5 वर्षों बाद रीवा हरियाली के मामले में सबसे ऊपर हो और आने वाली पीढ़ी को इससे बड़ी और कोई देन और सौगात नहीं हो सकती है, जिसमें हम सबको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़रूरत है। पुलिस ने 2.25 करोड़ रुपए के गांजे की खेप की बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा से लाई जा रही थी गांजे की खेप। रीवा की बिछिया थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 15 क्विंटल गांजे की बड़ी खेप कंटेनर और कार में पकड़ी है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस की टीम ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। खुलासा करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक उमेश जोगा ने बताया कि गांजे की ये खेप बिक्री के लिए उड़ीसा से रीवा लाई जा रही थी। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नशे के कारोबार को रोकने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए रीवा पुलिस के द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा कार्यवाही करते हुए रीवा पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के प्रयास में अपनी बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। इसके बाद अब आज एक बार फिर रीवा के बिछिया थाना पुलिस के द्वारा गोविंदगढ़ रोड से आ रही एक कंटेनर और एक कार से तकरीबन 15 क्विंटल गांजा की खेप पकड़ी है। इस गांजे की अनुमानित कीमत 2.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है तथा कार्यवाही में पुलिस की टीम ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गांजे की एक खेप उड़ीसा से रीवा के सिमरिया लाई जा रही थी, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस की टीम ने इसे गोविंदगढ़ रोड में दबोच लिया। मामले पर खुलासा करते हुए आईजी उमेश जोगा ने बताया कि पुलिस की टीम को जैसे ही मुखबिर की सूचना से जानकारी लगे कि गांजे की बड़ी खेप रीवा आ रही है, तो पुलिस की टीम ने अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल तथा बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर और रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी मृगेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया और कार्यवाही के लिए भेज दिया। पुलिस की इस टीम ने तत्परता दिखाते हुए गांजे से लदे कंटेनर वाहन सहित कार को अपनी पकड़ में ले लिया। पुलिस की माने तो आरोपियों के द्वारा उड़ीसा से गांजे की खेप रीवा लाई जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए अलग अलग तरह के 2 रूट बनाए हुए थे, जहां से होते हुए इसे रीवा लाया जा रहा था। इसके बाद रीवा से जुड़े हुए यूपी के क्षेत्रों में इसकी बिक्री कराई जाती थी, जिसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी उमेश जोगा द्वारा किया गया। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। ऐसे ही कल जानकारी एक पुलिस मेरे कार्यालय को मिला था, जिसको मैंने पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश सिंह को और डीआईजी को बताया गया था। तो इन लोगों ने अपना एक टीम गठित करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी रीवा को और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि ये गांजा यहाँ पर उतर के वितरित होने से पहले ये अपराधियों को गिरफ्तार करके पूरा का पूरा माल बरामद किया है। ये गांजा जो है उड़ीसा से निकल के, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रास्ते से निकल के कई जिलों पार होते हुए यहाँ पर आया है। और अभी आप लोग नीचे देखोगे जो ट्रक है ना, उस ट्रक में अगर मूलतः देखोगे उसमें कोई और सामान भरा हुआ रहता है और गांजा कहाँ पर छुपा रहता भी जानकारी मिलती नहीं। जब तक हम लोगों ने पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क और मुखबिरी तंत्र तगड़ा ना हो तो काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। ये और एक भी प्रतीक है कि ये इनका जो मुखबिर तंत्र है ये बहुत सक्रिय है ना। ये कुल गांजा अभी कुल आरोपी हमारे पास 6 आरोपी मिले हैं और गांजा 15 क्विंटल 50 ग्राम गांजा कुल कीमती 2 करोड़ 25 लाख का बरामद हुआ। इसमें एक बोलेरो कार क्रमांक MP 17CC 6001 कीमती 6 लाख रुपए का और एक कंटेनर यूपी का ये AN
5455 कीमती करीबन 50 लाख रुपए का और 5 नग मोबाइल कीमती करीबन 14,000 रुपए का भी इसके साथ बरामद किया गया है। इसमें कुल 6 आरोपी हैं और इन लोग से अभी पूछताछ जारी रहेगा और इन लोग के साथ और कौन कौन है जो इंट्रोगेशन में जैसे विवेचना में मिलते रहेगा उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। सर कहाँ ले जाना जिनको गांजा को? ये गांजा यहाँ से सिमरिया का अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये सिमरिया का बताए थे जो आरोपी हमारे पास मिले हैं। इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता मालूम नहीं है। अभी क्या है कि अभी जो पूर्व में और अभी भी इंट्रोगेशन में जो जानकारी मिलती है, ये लोगों ने 2 रूट्स पकड़ा है उड़ीसा से आने का। एक है कि अपना छत्तीसगढ़ होते हुए रायपुर शहडोल होते हुए सीधी होके रीवा आना, फिर यहाँ से यूपी का सेंटर्स को और रीवा के अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होना। दूसरा एक रूट पकड़ा है वहाँ से उड़ीसा पे आते हुए आंध्रा का एरिया खम्मम होते हुए फिर निज़ामाबाद से नागपुर, नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से कटनी, कटनी के द्वारा या तो ये लोग चले जाते हैं भरी तरफ, उमरिया तरफ, नहीं तो ये लोग चले जाएंगे या पन्ना तरफ। और वहाँ पर कोई ऐसा सुनसान जगह देखेंगे, वहाँ पर देख के रात में फिर इन लोगों का पूरा जो नेटवर्क में जो ये खरीदार रहते हैं, इन लोग छोटी गाड़ियों से वहाँ बुला रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं, तो आजकल इन लोगों की जो रीवा के भी जो हैंडलर्स हैं, ये सब लोग भी अपना माल धीरे कटनी तरफ या पन्ना तरफ या उस तरफ उतार रहे हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है, तो इस पर भी काम कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों का अनोखा विरोध, बॉन्ड मनी के लिए कटोरा लेकर कॉलेज के सामने बैठे जूडा। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में आज जूनियर डॉक्टरों का अनोखा विरोध देखने को मिला, जहां सरकार के द्वारा मांगी गई बॉन्ड मनी को लेकर जूनियर डॉक्टर कॉलेज के सामने कटोरा लेकर बैठ गए तथा कहा कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार को हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करने की आवश्यकता है, जिसके बाद ही जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौट सकेंगे। हम आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में योद्धाओं की भूमिका में नजर आए जूनियर डॉक्टर अपनी अलग ही मांग में मशगूल हो गए, जिसके चलते बीते 5 दिनों से समूचे मध्य प्रदेश में 6 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू है, मगर सरकार ने अब तक जूनियर डॉक्टरों से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की है, बल्कि सरकार के द्वारा अब जूनियर डॉक्टरों से बॉन्ड मनी की मांग की जा रही है, जिसके कारण आज रीवा में डॉक्टरों का अनोखा विरोध देखने को मिला। बॉन्ड मनी मांगने के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने कॉलेज के सामने बैठकर कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा विरोध जाहिर किया। दरअसल स्टाइपेंड सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर बीते 5 दिनों से जूनियर डॉक्टरों के द्वारा समूचे मध्य प्रदेश में हड़ताल की जा रही है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा लगातार बयानबाजी सामने आती है तथा सरकार का कहना है कि उन्होंने जूनियर डॉक्टरों की 4 मांगों को मान लिया है, जबकि लिखित में किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें सरकार से लिखित में आश्वासन चाहिए तथा उनकी मांग है कि सरकार उनके सामने बैठकर बातचीत करे। ये कटोरा लेकर के बैठे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या आप बताना चाहते हैं? आज हम समस्त जूडा रीवा के अध्यक्ष, जूडा रीवा के जो हमारे मेंबर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हैं ताकि हम अपने लिए सरकार को एक मैसेज भेज सकें। जो सरकार ने हमने 6 दिन से कार्यबंदी कर रखी है, हम सरकार से अपनी जो 6 या 7 मांगे हैं उनको निरंतर मांगते आ रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई हमसे बात करने के लिए आगे नहीं आया है और सरकार की तरफ से अन्य जितनी भी तरीके की हथकंडे अपनाए जा सकते हैं दबाने के, वो सब अपनाए जा रहे हैं। इससे त्रस्त होकर परसों हम लोगों ने सभी ने एक सामूहिक इस्तीफ़ा दिया। अब सरकार उस चीज़ के ऊपर हमारी बातों को सुनने की जगह हमसे उस इस्तीफ़े के तौर पर जो बॉन्ड मनी हमने होती है वो मांगी जा रही है, जिसका अमाउंट लगभग 750 करोड़ है। अब 750 करोड़ तो कितने गरीब घर से लोग यहाँ पे आए हैं उठ करके, गांव से आए हैं उठ करके, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, किसी के पास नहीं है। तो हम अब जनता से सामने कटोरा लेके बैठे हैं कि आप हमें कुछ सहायता करें तो हम भी अपना बॉन्ड मनी भर करके आगे अपना कार्य कर सकेंगे। आज भी हम सरकार को इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंशा किसी भी तरह की कार्यबंदी या हड़ताल की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बस हमारी मीटिंग हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री से, ताकि हमारी बातें सुनी जा सकें एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि सबकी बातें सुनी जाएं। हम भी सरकार की सुने, सरकार भी हमारी सुने, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। किसी तरह की मीटिंग कुछ अरेंज नहीं हो पा रही है। हम उसी के लिए आज अपने लिए बॉन्ड मनी का पैसा इकट्ठा करने के लिए कटोरा लेकर के बैठे हैं। अन्य कई कॉलेजों में हॉस्टल भी खाली करने के लिए बोला जा चुका है, उन कॉलेजों में लोग हॉस्टल के बाहर ये सब कर रहे हैं। तो अभी भी हमारी सरकार से एक ही गुहार है कि प्लीज़ हमारी बात सुने
और उसके बाद जल्दी से जल्दी अमल करें ताकि हम भी अपने मरीजों के पास जा सकें। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, वातावरण दिवस है, विश्व वातावरण दिवस। उसके लिए हम लोगों ने 10 पेड़ लगाने का फैसला किया है, जो कि अभी आ रहे हैं, कुछ देर में वृक्षारोपण करेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसी तरह से हम ये बताएंगे सभी को, सरकार को भी और जितने भी जनता भी है हमारी, कि हमें सबकी फ़िक्र है। और जूडा रीवा पेड़ लगाकर इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि हमें मरीजों के साथ साथ पूरे विश्व की भी चिंता रहती है और हम अपना काम तुरंत से तुरंत चालू करना चाहते हैं। सरकार हमारी बातों को सुन ले। अभी तक तो इस तरह का किसी मीटिंग का कोई खबर ही नहीं आया है कि सहमति बनने का सवाल पैदा हो। सहमति तब बनेगी जब कोई मीटिंग हो, मीटिंग हुई ही नहीं। सरकार झुक नहीं रही है, आप लोग भी मान नहीं रहे हैं, तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति कुछ भी नहीं है। हमारी रणनीति तो सिर्फ इतनी सी है कि सरकार हमारी बात सुने। हमारा सारे प्रयास लगे हुए हैं कि हम सरकार हमारी बातों को सुने। कल यहाँ पे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय गिरीश जी थे, उनसे भी हमारे जूडा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बातचीत करी और उनसे यही हमने गुहार लगाई कि साहब आप हमारी मीटिंग करा दीजिए, आप हमारी बातचीत चालू करा दीजिए, आप मध्यस्थता बन करके हम दोनों पार्टियों के बीच एक बातचीत चालू। अगर हक की बात रखना गलत है तो ये तो मुझे नहीं पता कि आज तक कभी ऐसा हुआ हो। अपनी हक की बात रख रहे हैं, बस यही हमारा ध्येय है। हमें किसी का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हमें कोर्ट की बात के अगेंस्ट जाने का भी मन नहीं है, हमें सरकार के भी अगेंस्ट जाने का मन नहीं है, हमें कार्यबंदी करने का भी मन नहीं है। बस सरकार हम लोग हमारी बातें सुने, कोई मीटिंग के लिए तो आए। क्या मीटिंग से हड़ताल खत्म कर देंगे? मीटिंग अगर होती है, दोनों दल सहमति पे आते हैं तो ज़रूर जिस समय सेंट्रल जेडीए इस बात का मैसेज हम तक पहुंचा देगा कि हमारी जो दोनों दल जो हैं सहमति पे आ चुके हैं, हम यहाँ से उठ करके अपने वार्डों में चले जाएंगे। इसी वजह से तो कॉलेज परिसर में खड़े हैं, कॉलेज कैंपस में हैं, डेली आ रहे हैं लोग यही रहते हैं। इसी बात को सोच करके कि अभी ऑर्डर आ जाए और हम अभी चल दें अपने काम की तरफ। वहीं आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का समर्थन JRSR ने भी दे दिया है। शुक्रवार को काम छोड़कर चले गए। JRSR के भरोसे मरीजों का इलाज चल रहा था, उस पर भी संकट खड़ा हो गया है। जूनियर डॉक्टर और JRSR के हड़ताल पर जाने से सामान्य मरीजों का शुरू होने वाला ऑपरेशन भी डिले कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, मरीजों को देखने से हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में पूरी तरह से दूरी बना ली है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में इलाज व्यवस्था पर भी पूरा असर पड़ रहा है। हालांकि जूनियर डॉक्टरों के जाने के बाद सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन शुक्रवार से वो भी समर्थन में चले गए हैं। अब कुल मिलाकर अस्पताल सीनियर डॉक्टरों के भरोसे ही चल रहा है। आइए इस संबंध में सुनते हैं मरीजों सहित मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। चौथे फ्लोर में। क्या डॉक्टर आ रहे हैं? डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, नहीं आते। तो कैसे क्या तकलीफ होगी? उनके फेफड़े में पानी आ गया है ऑपरेशन हो गया? नहीं, वो निकाले हैं, पानी अब फेफड़े से आया हुआ है तो निकाले हैं। और 2 दिन से बोल रहे हैं कि निकालने पर निकालने के स्ट्राइक में चल गए हैं साहब। मतलब अभी कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं। क्या नाम है आपका? अनुपम कुमार। ये आप पेशेंट एडमिट किए, क्या हो गया? इनके पैर में इंफेक्शन हो गया था, सूजन था, जिससे माबाद वगैरह आने लगा था। लगभग 26 दिन हो रहा है मुझे भर्ती करके। क्या इलाज चल रहा है? अभी डॉक्टर आए थे आज? पहले तो थोड़ा बहुत चल रहा था और आज तो बिल्कुल भी सुबह से कोई आया नहीं। यह तीसरा दिन का पट्टी था तो मैंने खुद से किया है, इसको काट के मैंने खुद से पट्टी किया। सब दवाइयाँ बाहर से लाके खुद से पट्टी मैंने किया। इलाज आपको शुरू कर दिए? हाँ, डॉक्टर नहीं आए? क्या करें, पट्टी सड़ रही थी, पूरा कॉटन वगैरह सब सड़ गया था तो खुद से करना पड़ेगा ना। पूरा सड़ के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा था। अभी हम लोगों ने सीनियर फैकल्टी जो हमारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन लोगों की रात में ड्यूटी रोस्टर लगा के ड्यूटी चालू कर दी इन लोगों की। और सभी जितने हमारे वर्किंग स्टेशन है उसको हमने कॉम्पैक्ट कर लिया। जो पहले हमारा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी पेशेंट रहते थे, और तो उनको भी हमने थर्ड और चतुर्थ पे शिफ्ट कर दिया ताकि वर्किंग स्टेशन कम हो जाए। आईसीयू में जो हमारे नीचे पेशेंट थे फर्स्ट फ्लोर पे, उनको हम लोगों ने जहाँ सेकंड और थर्ड पे जगह थी वहाँ एडजस्ट कर लिया। और हर वर्किंग स्टेशन पे हमारे 3-4 फैकल्टी लगी है। जैसे आईसीयू है तो वहाँ 4 लोग हैं। वार्डों में भी हमारी फैकल्टी ही काम कर रही है। वार्डों में केवल नर्सेज हैं, डॉक्टर गायब हैं वहाँ पे। डॉक्टर हैं, से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि कल से कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, कईयों का ऑपरेशन चला हुआ है। अब ये कोविड में ड्यूटी लगा दी गई है, कैजुअलिटी में ड्यूटी लगा दी है, सुपरिटी में भी नॉन कोविड का भी
कार्य सफल न हो वहाँ भी लगा दी गई है ये। अभी अपने तो पास कितने अभी डॉक्टर आज हैं? सुबह से ही वो लोग गए हैं, इसके पहले तक इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है, इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहे हैं। जो रूटीन सर्जरी है वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे ENT में प्रतिदिन 5 इंडोस्कोपी हो रही है, 2 से 3 सर्जरी हो रही है, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थीसिया, अगर उनकी ड्यूटी लगी है एनेस्थीसिया वालों की, तो हम लोग उन ड्यूटी के अलावा उन लोगों से काम लेके ऑपरेशन। मीटर रीडर बनकर आए आरोपी युवकों ने पूरे परिवार को बंधक बनाया, लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। हम आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा के समीप दिन दहाड़े घर में घुसकर आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पूरे परिवार को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया था, जिसमें घर के मुखिया दिवाकर प्रसाद मिश्र के ऊपर चाकू से हमला भी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 10 बजे 2 आरोपी मीटर रीडर के बहाने उनके घर के अंदर गए, जिसमें से एक आरोपी मीटर देखने का बहाना करने लगा। तभी दूसरी आरोपी ने दिवाकर प्रसाद मिश्रा को चाकू की नोक पर ले लिया। विरोध करते ही आरोपियों ने दिवाकर प्रसाद के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जो उनके बाएं बाजू को जख्मी कर गया। बताया जाता है कि दिवाकर प्रसाद सहित उनकी पत्नी व बेटी को भी आरोपियों ने बंधक बना लिया था। आरोपियों ने उनके अलमारी की चाबी लेकर नकदी सहित जेवरात लूट लिए। वहीं जब दूध वाला पहुंचा तो आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित परिवार आजाद हुआ और घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। वहीं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपियों की पतासाजी में जुटे हुए हैं। वहीं जानकारी के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि फरियादी के बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि लगभग 1 लाख के करीब नकदी, 3 किलो चांदी सहित 15 तोला सोने के जेवरात लूटना बताया गया है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है पीड़ित दिवाकर मिश्रा एवं SP राकेश सिंह से घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना क्या हुई आपको? घटना यही जो बताया साहब, मैं बार बार वही 2 लोग आए DD लेने के नाम से, अब गेट खुलवा लिए, अंदर हमको फिर मारना पीटना लूटना सब वही किए। आपको बंधक भी बनाया था ऐसा? हाँ, हाथ बांध दिए थे कि कमरे में बंद किए थे हमको, श्रीमती जी को, बच्ची को, सबको बंद किए थे। कितना ले गए आप? क्या क्या ले गए? अब सामान साहब कम से कम 20 से 25 लाख के बीच में सब ले गए, पैसा मिला। हाँ जी, 1,80,000। कैसे घर के अंदर प्रवेश कैसे कर गए? गेट में खुला था, मीटर DD लेने के नाम पे आए हैं। मीटर रीडर? जी हाँ, मैं बोला भी तो मैंने बोले कि वो इस बार हम लोग ड्यूटी लगी है। क्या आप आरोपियों को पहचानते हैं? क्या उनका चेहरा देखा है? नहीं पहचान पाऊँगा, देखते हैं मोटे मोटे से हुआ तो हमको लगता था कि दबा के साथ मार डालेगा। क्या नाम था आपका? ये आपका नाम क्या है? दिवाकर प्रसाद मिश्र। निवासी में वैसे तो गाँव है, लेकिन अब यहीं रहता हूँ लताहरा में। आपके लूट की घटना यह है कि रतहरा में आप जो दिवाकर मिश्रा जी का घर है, जिनकी अवस्था पैंसठ है, और पत्नी और बच्ची के साथ घर में थे। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, उसमें से उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की और कहा कि हम जो है मीटर रीडिंग वाले हैं। इस बहाने से घुसे और फिर इन लोगों को कवर करके लूट की घटना घटित की। तो इस घटना में उन्होंने जैसा बताया है, रुपए गए हैं करीब तकरीबन 3 किलो चांदी गई है और सोने की 1-2 मुहर गई है, और इसके अलावा कान की बाली, मंगलसूत्र वगैरह जाना बता रहे हैं। उन्होंने फरियादी को भेज दिया है। हालांकि फरियादी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने फरियादी आरोपी का गला पकड़ लिया था। मतलब यह है कि उसके दौरान हल्की सी उसके पास जो चाकू रखा था उससे उनकी उंगली में और बाँह में हल्की चोट आई है। साधारण प्रकृति की चोट आई है, लेकिन उन्होंने भी साहस किया था, लेकिन अवस्था अधिक होने के कारण उस तरीके से वो सफल नहीं हो सके। और आरोपी गण जो है करीब 25-30 मिनट रहे। इस दौरान दूध वाले ने बुलाया तो जल्दी में भाग दिए और उनको जो लूट की घटना की गई उस पर विवेचना हमारी शुरू हो गई है। हमारी सारी टीम आ गई है, फॉरेंसिक टीम आ गई है और सारी टीमें, साइबर टीम सब लग गई है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी खुलासा कर देंगे। सर, कितने बजे की घटना है? सुबह की घटना 10 साढ़े 10 के आसपास। कोविड के पश्चात ठीक हुए लोगों में पोस्ट कोविड सिंड्रोम पाया जा रहा है। इसकी रोकथाम हेतु रेड क्रॉस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी के संबंध में आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रेस वार्ता
झिरिया स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि कोरोना की बीमारी से जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें बीमारी के पश्चात कई समस्याएं ग्रसित कर लेती हैं, जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। भविष्य का भय और मानसिक तनाव इसमें प्रमुख है। इस संबंध में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा ने ये निर्णय लिया है कि इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण में हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका लाभ प्रभावित व्यक्ति तुरंत उपचार के लिए कर सकता है। इसमें आध्यात्मिक, फिजियोथेरेपी, मनोविज्ञान संबंधी परेशानी हेतु चिकित्सा विशेषज्ञ 24 घंटे अलग अलग समय पर उपलब्ध रहेंगे। द्वितीय चरण में स्थानीय बोलचाल एवं सांस्कृतिक परिवेश को देखते हुए एक पैकेज बनाकर प्रचार किया जाएगा, जिसमें स्थानीय मनोविज्ञानी, फिजियोथेरेपिस्ट, आध्यात्मिक एवं योग आदि से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्तुत है रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह एवं सचिव विनोद श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज अपन किस लिए आमंत्रण किए गए? ये हम लोगों ने एक ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो कोविड से मरीज ठीक हो गए और अपने घर में रहने लगे, तो उनको भी कोविड का कुछ न कुछ असर काफ़ी दिनों तक लगता है, तो उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो कोविड से बचने के उपाय हैं अन्य लोगों के लिए, उनको भी हम लोग अगले चरण में करेंगे। प्रथम चरण में तो यही हम लोगों ने एक हेल्पलाइन बनाई है, जिसमें कि कई डॉक्टर हैं, मेडिसिन के भी चिकित्सक हैं और फिजियोथेरापिस्ट हैं, ये सब लोग हैं उसमें। जिसको भी इसकी आवश्यकता हो जानकारी की, कि अपनी प्रॉब्लम को समाधान की जानकारी के लिए, तो उस टेलीफोन नंबर में नियत समय पर कर सकते हैं। और दूसरा चरण जो हम एक पैकेज बनाएंगे, जिसमें दोनों के लिए होगा, जो बीमारी से निकले हैं और जो अभी बीमार नहीं हुए, वो अपने को बचाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किस तरह का जीवन जिए, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और इसका प्रचार ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे। रेड क्रॉस द्वारा हाँ। क्या यहाँ पे ही सब वो होगा कि सिर्फ मतलब जानकारियाँ दी जाएंगी? जानकारियाँ दी जाएंगी और जो हेल्पलाइन में डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं, वो तो उनसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे। कि हमारा जो पोस्ट कोविड यानी कोविड उपरांत जो समस्याएं आ रही हैं लोगों के सामने, अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हैं, उनको दूर करने के लिए सर के निर्देश पर और अपने कलेक्टर साहब के पहल पर रीवा विश्वविद्यालय के समस्त मनोविज्ञान के प्राध्यापकगण, जबलपुर खुशबू फाउंडेशन के प्राध्यापकगण, वहाँ के मनोवैज्ञानिक, मध्य भारत के वैज्ञानिक और महाराष्ट्र के मनोवैज्ञानिकों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त रीवा मेडिकल कॉलेज के मनोवैज्ञानिकों को भी इसमें शामिल किया गया है। और उन सभी इस पूरे लिस्ट में ये हम सर ब्लॉक में, अस्पतालों में इसको लगवाएंगे कि जिस भी समय वो चाहें। सबके लिए अलग अलग समय दिया हुआ है, किसी के लिए 4 से 5 बजे तक, किसी के 1 से 3 बजे तक, किसी को 5 से 6, किसी को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। उस समय में उन डॉक्टरों से संपर्क कर अपने मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अपनी मानसिक समस्याएं, अपनी योग संबंधी समस्याएं उनसे बात करके दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा समय होता है जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, उस फ्रस्ट्रेशन के समय उसको किसी के एडवाइस की आवश्यकता होती है, तो उस एडवाइस को करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी पहला चरण है ये हमारा, उसके बाद जो तीसरी लहर आने वाली है, उससे बचाव के उपाय के हम सारे तरीके बहुत शीघ्र ही अपनाएंगे और उसको प्रसारित। वास्तव सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।